हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेली मैथ्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। जैसे कि हम ऑलरेडी लोकल मैक्सिमा मिनिमा पढ़ चुके हैं। अब क्या डिफरेंस होता है लोकल और ग्लोबल में? लोकल एक पॉइंट पे होता है, भी ये पॉइंट है जैसे अपने पास कोई, इस पॉइंट पे देखना है बस बड़ी वैल्यू है या नहीं है, अपने आसपास की वैल्यू से देखना है केवल। अब ये वैल्यू यहाँ पहुंच गई तो कोई बात नहीं, ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, बट लोकल मैक्सिमम यहाँ भी कहलाएगा। पर ग्लोबल की बात करें तो ये ग्लोबल मैक्सिमम है। तो ग्लोबल होता है पूरे इंटरवल में, पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और लोकल में सिर्फ एक पॉइंट पे हमारा फोकस रहता है। तो बेसिकली ग्लोबल का मतलब हमारा ये है, इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी बोलते हैं। ग्लोबल को एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी इसको हम कहते हैं। और ये किसके लिए बना है? इंटरवल के लिए, ए से बी के लिए। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कि मान लो ये इंटरवल हमने ले लिया इस प्रकार से, ए से बी। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ऐसा भी नहीं, रादर हम ऐसा करते हैं, ऐसा ग्राफ ले लेते हैं ए से बी। अब ये पॉइंट हमारा हो गया सी, तो सी पर हमारा ग्लोबल मैक्सिमम आ रहा है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इस पूरे इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई? डेफिनेशन ये हुई कि अगर एफ सी बड़ा है या इक्वल टू भी हो सकता है, जैसे कि ये ऐसे वैल्यू आई, मान लो ये गया ऐसे ग्राफ और ये ऐसे चला गया और फिर ऐसे आ गया, तो यहां पर कहीं सी पॉइंट लिया हमने, ठीक है, या फिर कहीं भी ले लें सी पॉइंट, मान लो कि यहां पर ले लिया, यहां भी ले लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है। मान लो वैल्यू 5 है, तो 5 सबसे बड़ी वैल्यू है इस पूरे इंटरवल में। उसी प्रकार से ये वैल्यू मान लो 7 है, ये सबसे बड़ी है इस इंटरवल में। तो यानी यहां से मैक्सिमम वैल्यू अपनी कितनी आ रही है? 7 आ रही है। ये ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। यहां से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो ये हमारी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी पूरे इंटरवल में। तो इसकी कंडीशन ये है कि ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इस वैल्यू से, इस वैल्यू से, इस वैल्यू से, सब वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। अगर हर वैल्यू से बड़ी है तो यानी मैक्सिमम वैल्यू है। तो डेफिनेशन क्या हुई फिर? तो डेफिनेशन ये हुई कि एफ सी जो है वो बड़ा हो किससे? एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स, एक्स कुछ भी हो पूरे इंटरवल में हर वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। और इक्वल टू भी हो सकता है, यहां पर ये वैल्यू हाईएस्ट है 5, तो ये इसके इक्वल टू है, इससे बड़ी 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 है, इसके इक्वल टू है, तो इक्वल टू होने तो कोई बात नहीं, तब भी 5 मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो इक्वल टू भी यहां पर हम लगा सकते हैं। देन एफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द होल इंटरवल। इंटरवल में बताएं तो ग्लोबल वैल्यू कहलाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। अब इसी में ही मिनिमम की बात कर लें, तो मिनिमम में एफ सी लेस देन इक्वल एफ एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। तो ऐसा हुआ तो एफ सी क्या हो जाएगी? हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इन दिस इंटरवल। ठीक है, और वो इस प्रकार से कुछ होगा, जैसे कि मान लो ऐसा ग्राफ बन गया, देन ऐसा ग्राफ बन गया, यूं बन गया, तो ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये हो जाएगी हमारी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इन द होल इंटरवल ए टू बी। क्लियर? तो ये तो होगी डेफिनेशन। और जैसे कि आपको पता है कि डेफिनेशन जो है हमेशा काम आती है, फंक्शन कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो, क्योंकि उसको इजिली ग्राफ से भी देखा जा सकता है। तो ये तो डिसकंटिन्यूस के लिए मेनली हम यूज करेंगे। कंटिन्यूस के लिए हम क्या करेंगे? कंटिन्यूस फंक्शन के लिए देखते हैं हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इन एन इंटरवल ए टू बी। और फंक्शन हमने क्या अज्यूम किया है? कंटिन्यूस। लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ए टू बी।
तो इसमें ऐसा करते हैं ना, हम सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यूज निकाल लेते हैं और देख लेते हैं उसमें जो है। अब यहाँ पर तो क्या था, हमें सी पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था, हमसे पूछा था कि सी पर मैक्सिमम है कि नहीं, तो हमने क्या किया, सी पर वैल्यू निकाली और पूरे इंटरवल में देख ली सबसे बड़ी है कि नहीं है। अब यहाँ कोई सी पॉइंट तो हमें दिया नहीं हुआ, हमें खुद ही पॉइंट निकालने हैं। अब खुद पॉइंट अगर निकालने हैं हमें, तो पहले तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसमें से देख लेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहां से ग्राफ हमारा शुरू हुआ, ठीक है, अब ये ग्राफ ऊपर गया, पहले यहां तक गया, ठीक, फिर ये नीचे आया और मान लो यहां तक जाके फिर ये ऐसे ऊपर चला गया और फिर ये ऐसे नीचे आ गया। यहां तक आ गया। तो अब इसमें पहले तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करो। हमने ये पढ़ा था कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ऑब्वियसली लोकल मैक्सिमा मिनिमा जो होगा उन्हीं में से कोई ग्लोबल होगा। ये 4 जगह पे होता था, बाउंड्री पॉइंट्स, तो यानी हमें ए और बी पर देखना है बाउंड्री पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, जहां एफ डैश एक्स 0 हो जाए, ठीक है, क्या क्या होते थे देखो, लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स होते थे बाउंड्री पॉइंट्स, या जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो जाए, यहाँ जहां पे एफ डैश एक्स अनडिफाइंड हो जाए, और या फिर जहां पे डिसकंटिन्यूस हो जाए। वो तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमने कंटिन्यूस फंक्शन मान लिया है। तो इसमें हमें पॉइंट साफ तौर पे दिख रहे हैं, ये बाउंड्री पॉइंट्स है, देखो ए और बी। उसके बाद एफ डैश एक्स 0 कहाँ हो रहा है, देखो ये C1 पे 0 हो गया, ये पॉइंट हमारा C1 है, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, ऐसे स्मूथली ग्राफ टर्न कर रहा है, तो एफ डैश एक्स क्या है, 0। उसके बाद एफ डैश एक्स अनडिफाइंड, तो ये देखो यहाँ पे तो खैर एफ डैश एक्स 0 ही है, और यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स अनडिफाइंड है क्योंकि शार्पेज बन रही है यहाँ पर। तो ये हमें सब पॉइंट लेने हैं। बाउंड्री पॉइंट हो गए ए और बी, एफ डैश एक्स 0 हो गया हमारा C1 C2 पे, अनडिफाइंड हो गया C3 पर। तो हमें क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को ले लेना है। यानी कि मान लो एफ डैश एक्स 0 हुआ, लेट एफ डैश एक्स इज 0 एट एक्स इक्वल टू C1 C2, let f dash x is undefined at C3 where, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये डोमेन के अंदर अंदर आने चाहिए, इंटरवल के अंदर। अब इंटरवल से बाहर मत ले लेना है ना, ऑब्वियसली डायग्राम से नजर आ रहा है ये ए और बी के बीच बीच में कहीं होंगे ये पॉइंट्स। तो ये हमने एफ डैश एक्स 0 वाले पॉइंट निकाल लिए, अनडिफाइंड वाले निकाल लिए, और फिर बाउंड्री पॉइंट वहीं। अब हम क्या करेंगे, एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, FC1 निकालेंगे, FC2 निकालेंगे, FC3 निकालेंगे, FB निकालेंगे। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ लेंगे। जैसे देखो FA की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, फिर FC1 की वैल्यू ये आ गई, FC2 की वैल्यू ये आ गई, FC3 की वैल्यू ये यहां पर आ गई, ये FC3 हो गया, ये FB हो गया। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो ये है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे हम। तो यहां जैसे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है हमें कि FC3 है, और मिनिमम वैल्यू यहां पर आ रही है जो कि FB है। तो इस प्रकार से हम इसमें से ढूंढ लेंगे कि इसमें से जो भी मिनिमम हुआ, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ दीज विल बी द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, और इसी तरह से इनमें से जो सबसे बड़ी होगी वो होगी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो हमें क्या करना है, बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है और क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहां पे एफ डैश एक्स या तो 0 हो जाए या फिर अनडिफाइंड हो जाए। बस इन सब जगह पे वैल्यू निकाल के और फिर देख लेना है कौन सी बड़ी है वैल्यू, कौन सी सबसे छोटी है। चलो तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड रेंज। देखो रेंज ही होती है, अब मिनिमम मैक्सिमम रेंज ही है। अब जैसे कि मान लो ये ग्राफ हम बनाते हैं, ये ऐसे ग्राफ बना, ठीक है, इसमें ये वैल्यू अपनी जो है 0 है, ये 5 आई, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपनी 5, और मिनिमम वैल्यू अपनी कितनी है 0। तो इसकी रेंज ही तो हो गई ना 0 से 5, और क्या हो गया, ठीक है ना। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू से हमें रेंज का पता लगता है। तो क्वेश्चन रेंज निकालने का हो या ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमम का हो, वो एक ही बात है, सेम ही क्वेश्चन होता है। तो इसमें रेंज निकालनी है,
तो अभी हमने क्या मेथड पढ़ा, हमने मेथड पढ़ा कि एक तो हम बाउंड्री पॉइंट्स को देखेंगे, तो वो तो है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स -1 और 3, इस पे वैल्यू निकाल लेंगे। और वैल्यू हम कहाँ पे निकालेंगे, और हम देखेंगे एफ डैश एक्स 0 और अनडिफाइंड कब हो रहा है। तो एफ डैश एक्स अनडिफाइंड तो कभी होगा नहीं, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और साफ तौर पे दिख भी रहा है कि ये अनडिफाइंड कहाँ हो रहा है, ये तो 3x² - 4 बन रहा है, तो इसको हम 0 पुट करेंगे, तो वहां से में x + -2 मिल गया। और इसमें ध्यान रखना -2 इस इंटरवल में नहीं है, तो ये नहीं लेना है हमें, और 2 इस इंटरवल में है तो वो हमें लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, एफ ए निकालना है, एफ बी निकालना है, बाउंड्री वैल्यूज और एफ क्रिटिकल पॉइंट्स, ये दो चीजें करनी होती हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब एफ डैश एक्स जहां पे 0 या अनडिफाइंड हो, इन पे वैल्यू निकाल लेंगे। बाउंड्री पॉइंट कौन से हैं, -1 और 3, और क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या आया 2, तो -1 पर वैल्यू क्या आ गई हमारी 11, और 3 पर कितना आ गया 27 - 36 यानी कि -9, और 2 पर वैल्यू कितनी आ गई 8 - 24 यानी कि -16। तो सबसे छोटी वैल्यू ये है तो ये हो गया मिनिमम, सबसे बड़ी वैल्यू ये है तो ये क्या हो गया मैक्सिमम। तो रेंज क्या हो गई इसकी -16 से लेकर और 11 तक। क्लियर हो गई बात। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। बाउंड्री पॉइंट्स तो हमें दिए ही हुए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो एफ डैश एक्स को 0 पुट किया जाए, तो एफ डैश एक्स हमारा कितना आ गया n(x⁻n-1), then again n(x⁻n-1). So this becomes 8(x⁻1/3 - 1/x⁻2/3, यानी कि 8x - 1/x⁻2/3। अब एफ डैश एक्स 0 कहां पर है, 0 है 1/8 पर, और एफ डैश एक्स अनडिफाइंड कहां पर है 0 पर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है x, तो 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए 1/8 एंड 0। ये ध्यान रखना ये दोनों इस इंटरवल के बीच में आने चाहिए, तभी लेने हैं, वरना ये रिजेक्ट हो जाएंगे। इस इंटरवल के बीच में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक तो वैल्यू निकालनी है बाउंड्री पॉइंट्स पे, यानी -1 पर और 1 पर, और एक हमें वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल पॉइंट्स पर, यानी यहां पर, और फिर इन चारों में सबसे बड़ी छोटी वैल्यू देख लेनी है। तो f -1 की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो -1 की पावर 4/3 कितना हो गया, -1 की पावर 4/3, यानी कि -1 की पावर 4 की पावर 1/3, यानी कि 1 की पावर 1/3, यानी कि 1। तो ये वैल्यू 1 हो गई, यानी कि 6 आ गया आंसर। 6 - 3 और 6 + 3, ये वैल्यू तो 6 आ गई, -3 इंटू, अब -1 की पावर 1/3 कितना होता है, -1 की पावर 1/3, तो ऑब्वियसली -1 ही होगा, तो आंसर आ गया हमारा 9। और f1 की वैल्यू 6 - 3 यानी कि 3। अब 1/8 की वैल्यू निकाल के देख लें क्या आ रही है f1/8। सो 1/8 की पावर 4/3, 6 इंटू दिस, -1/8 की पावर 1/3, 1/8 की पावर 1/3 क्या होता है 1/2, यानी कि 6/16 -3/2, यानी कि 3/8 - 3/2, यानी कि 3 - 12/8, यानी कि -9/8। f0 की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 आ रही है। अब देखो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 9 है, और सबसे छोटी वैल्यू -9/8 है, तो रेंज होगी -9/8 से लेकर और 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, साइन आएगी, फिर जो है cos 2x की sin 2x आएगी, तो मामला थोड़ा उलझता हुआ लग रहा है, ऐसे करके कुछ होगा। फिर यहाँ पर एफ डैश एक्स आया, अब इसको हम 0 पुट करेंगे, तो ये सारे पॉइंट बहुत सारे निकालने पड़ेंगे, तो फिर क्या किया जाए। तो एक काम करते हैं, देखो इसमें हम cos x को क्या है कि t मान लेते हैं, ठीक, cos x को t मान लेते हैं। तो ये फंक्शन जो हमारा है
क्या बन गया, टी माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। सो एफ एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 4/3 x क्यूब टी क्यूब 4/3 टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, टी और टी तो कैंसिल आउट ही हो गए, +1। अब ये हमारा फंक्शन एफ एक्स आ गया। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जो t की वैल्यू है वो -1 से 1 है। अब हमारा डोमेन चेंज हो चुका है। पहले तो हमारा डोमेन था ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये कॉस तो हमेशा डिफाइंड होता है, पर अब डोमेन हमारा -1 से 1 हो गया है। अब हम इसकी रेंज निकालनी है, तो इस एफ एक्स को एक फंक्शन मान लो जी टी। इसको हमने जी टी फंक्शन मान लिया और हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं जी की। तो जो जी की रेंज हो गई वो एफ की रेंज हो जाएगी। तो अब जी डैश टी निकाला जाए, तो 4t स्क्वायर माइनस 4t। अब ये 0 कब होगा, देखो 0 और 1 पर, तो जी डैश टी 0 हुआ तो टी 0 और 1 आ गया। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट हमारा सिर्फ 0 ही माना जाएगा, क्योंकि वो ओपन ब्रैकेट ए से बी में बिलोंग करना चाहिए। ये रूल होता है क्रिटिकल पॉइंट्स का, ठीक है, ओपन ब्रैकेट में बिलोंग करना चाहिए। 1 तो बाउंड्री पॉइंट में काउंट हो जाएगा ना, भी 1 को क्रिटिकल पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट 1 हमें लेना जरूर है, पर बाउंड्री पॉइंट्स में लेना है। बाउंड्री पॉइंट्स तो -1 और 1 है, क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो बस इन पे वैल्यू निकालनी होती है। तो जी ऑफ -1, पहले तो जी ऑफ 0 देखोगे तो यहां से देखो जी 0 की वैल्यू 1 आ रही है, जी 1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से जी 1 की वैल्यू 1/3, और जी -1 की वैल्यू -4/3 -2 + 1, यानी कि -7/3। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गई, सबसे छोटी वैल्यू ये हो गई। तुम्हारी रेंज जी की रेंज क्या हो गई, जी की रेंज -7/3 से लेकर और 1। अब देखो जो जी की रेंज है वही एफ की रेंज है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई। ये एफ एक्स की वैल्यू तुम निकालोगे, ये मान लो मैं इसको टी की जगह एक्स में बदल भी दूं, चलो मैं इसको एफ एक्स में बदल देता हूं, तो मैं इसको टी को कॉस क्यूब एक्स कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इसकी जब तुम रेंज निकालोगे तो इसमें तुम कॉस एक्स की क्या वैल्यू डाल लोगे, 1 डाल लोगे, कॉस एक्स को -1 डाल लोगे, और क्या डालोगे, क्या 2 डाल सकते हो कॉस एक्स को भी। एक्स को तुम कुछ भी एंगल डालो तो ये वैल्यू तो 1 से ऊपर कभी जाएगी नहीं ना। एक्स को कुछ भी एंगल दे दो, कॉस एक्स तो -1 और 1 के बीच में रहेगा। अब यहां पर तुम 1 डालोगे, 1 डालोगे तो वो वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी भी, इसमें जो जी फंक्शन था इसमें टी को 1 डाल लो, सेम ही तो आएगी भी। तुमने यहां पर 1 रखा या टी को 1 रखा, यहां 1 रखा या टी को 1 रखा, बात तो एक ही हो गई ना। तो यानी कि बेसिकली तो तुम आंसर तो वही वाले निकाल रहे हो जो तुम्हारे जी से तुम्हें मिल ही जाएंगे। जी, ये जो जी फंक्शन है यहां पर तुम टी को 1 तो कभी ना कभी डालोगे ही, तो कॉस एक्स को 1 डालोगे तो सेम आंसर हमारा आएगा, तो रेंज हमारी सेम रहेगी। और अगर ये पूछा जाए इसमें ग्लोबल मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, ये पूछ लिया जाए तो किस पॉइंट पे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा है, ये पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे। ये तो हमने रेंज निकाल दी ना पूरी। वो ये भी पूछ सकते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा किस पॉइंट पे आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा कहां पर आया है, वो आया है एट टी इक्वल टू, कहां पर आया, ये 1 वैल्यू आई थी ना, 0 पे आई थी, 0 पे आया है। तो यानी कि cos x बराबर 0, तो x बराबर n पाई प्लस π/2। तो ये पॉइंट्स हमारे आंसर हो जाएंगे, यहां पर ग्लोबल मैक्सिमम है। इसी तरह से ग्लोबल मिनिमम हमारा -1 डालने से आया है। cos x -1 कब होता है,
ग्लोबल मिनिमम कहाँ पर आया हमारा, t बराबर -1 पर, यानी कि cos x -1। cos x -1 कब होता है, ऑड पाई पर। तो ये हमारे मिनिमम मैक्सिमम के पॉइंट्स हो जाएंगे। चलो तो आगे देखते हैं। अब ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें हम e⁻x² को t मान लेते हैं। तो फंक्शन हमें क्या दिया है, e⁻x² - 2 बाई e⁻x² + 1। तो ये फंक्शन आ गया। अब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इस फंक्शन को gt मानूंगा। तो मुझे नया डोमेन, देखो यहाँ पर तो हमारा डोमेन रियल नंबर है, पर अब मुझे अगर इसको gt बनाना है तो मुझे नया डोमेन लेना पड़ेगा। तो नया डोमेन मेरा क्या होगा, t के हिसाब से चलेगा। तो x की वैल्यू हमारी -∞ से ∞ थी, तो x² तो हमारा हमेशा 0 से ∞ हो गया, हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा x²। तो e⁻x² e⁻0 यानी कि 1 से ∞ हो गया, यानी t की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो गई, 1 से ∞। अब इसमें जो है g' निकाल लिया जाए। तो t + 1 एज इट इज, t - 2 की डिफरेंशिएशन 1 माइनस t - 2 एज इट इज, t + 1 की डिफरेंशिएशन 1 बाय t + 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, यानी कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। f' कभी f' बोलूँ या g' जो भी बोलूँ, g' कभी 0 होगा ही नहीं है। और अनडिफाइंड जो है वो -1 पे होगा, पर -1 तो मैं लेना ही नहीं है क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। तो ये तो कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आया, तो कोई बात नहीं, फिर बाउंड्री पॉइंट से काम चलाओ, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो बाउंड्री पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट पे निकालनी होती है, वहीं से हमें रेंज मिलती है। तो भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो कोई बात नहीं, बाउंड्री पॉइंट से काम चला लो। तो बाउंड्री पॉइंट क्या क्या है, एक तो 1 है यहां से दिख रहा है, और एक इन्फिनिटी है। ये दो वैल्यूज निकाल लेंगे। g1 की वैल्यू तो ये आ गई, और g∞ की वैल्यू तो देखो लिमिट से निकलेगी। अब लिमिट चैप्टर में पढ़ाई है तुमने कि इसकी लिमिट, ऊपर कोफिशिएंट t का 1, नीचे कोफिशिएंट t का 1, 1/1 1 आंसर आ गया। तो यानी कि हमारी जो रेंज है, g की रेंज क्या हो गई, -½ से लेकर और 1 पे ओपन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो हम यूज नहीं कर सकते ना, इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट लगी हुई है, तो ओपन ब्रैकेट आएगी, और यही रेंज हो जाएगी हमारी f की। और इसमें अगर ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम की बात की जाए, तो ग्लोबल मैक्सिमम इसका कहाँ है और मिनिमम इसका कहाँ है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -½ आ रही है। और कब आ रही है, जब t कितना डाला हमने, 1 डाला, t यानी कि e⁻x² 1 डाला, यानी कि x² को 0 डाला, यानी x को 0 डाला। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मिनिमम वैल्यू 0 पर इसकी आएगी, और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इसकी, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड मानी जाएगी। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल इज नॉट डिफाइंड। वो अगर पूछा जाए तो हम नॉट डिफाइंड बोल देंगे। क्यों बोल देंगे भी नॉट डिफाइंड, ये 1 पर ओपन आएगा, क्योंकि ओपन है ना 1 पे, इसलिए नॉट डिफाइंड बोल देंगे। भी इसका ग्राफ सोचो कि कैसा बनेगा। इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा सा बनेगा, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग आया था, है ना, इसकी डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव आई, इंक्रीजिंग आ गया। तो ये अगर मैं यहां से f' निकालूं, तो इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो कुछ ऐसे आएगी, और फिर t की दोबारा से करनी पड़ेगी, तो e⁻x² की डिफरेंशिएशन e⁻x² × 2x। तो ये तुम देख सकते हो 0 के बाद प्लस, 0 से पहले माइनस, यानी पहले फंक्शन करेगा हमारा डिक्रीज और बाद में क्या करेगा फिर इंक्रीज। तो 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, -1। x को 0 डाल के देखो जरा, इसमें -0 -½ आ रही है वैल्यू, ये 0 पर वैल्यू आ गई इसकी -½ और फंक्शन पहले करेगा डिक्रीज फिर करेगा इंक्रीज, ये डिक्रीज या इंक्रीज, ऐसा सा कुछ इसका ग्राफ बनेगा। दोबारा से देखो, आपको बता दूं कैसे मैंने ये ग्राफ बनाया। ये मैंने f(x) का ग्राफ बनाया है। कैसे बनाया देखो, पहले इसकी मैंने -∞ और +∞ पे वैल्यू निकाली,
देखते हैं कैसे प्लस माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकलेगी। देखो इन्फिनिटी पे वैल्यू अगर निकालनी है या माइनस इन्फिनिटी एक ही बात है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो गया 0, 1 आ गई इन्फिनिटी पे लिमिट। ठीक है, लिमिट चैप्टर से हम देख सकते हैं इस बात को। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखो मैंने ये 1 वैल्यू बना दी प्लस माइनस इन्फिनिटी पे यहाँ पे और यहाँ पर। अब उसके बाद मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया, तो यानी कि इसको डिफरेंशिएशन किया। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई, इसकी डिफरेंशिएशन ये की थी हमने अभी यहाँ पर, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो गई एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया 2/t+1 का होल स्क्वायर इंटू टी की डिफरेंशिएशन, यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन, यानी कि e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो इसमें ये सारी चीजें तो पॉजिटिव है, तो 2x हमारा माइनस प्लस होगा, यानी पहले फंक्शन डिक्रीज करेगा बाद में इंक्रीज करेगा। क्लियर, तो पहले फंक्शन हो गया डिक्रीज, बाद में हो गया इंक्रीज। तो ये देखो हमने बना रखा है ग्राफ, जिसमें पहले हमने करवा दिया डिक्रीज और बाद में करवा दिया इंक्रीज। और 0 पर वैल्यू कितनी, इसमें 0 डाल के देखो -½ आ रही है। तो यहां से तुम देख सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो -½ है, पर मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 1 को अप्रोच कर रही है। 1 माइनस है, ये यहाँ पे 1 ओपन ब्रैकेट आई है ना, 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है ये डिफाइंड नहीं है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें ओपन ब्रैकेट में दिया है डोमेन, अभी तक तो सारे डोमेन क्लोज ब्रैकेट में थे। तो एफ डैश एक्स निकाला हमने, 6x² - 18x + 12 आया, 6 कॉमन, x² - 3x + 2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए हमारे, जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा यानी कि 1 और 2, ये दोनों पॉइंट इस इंटरवल में लाई करते हैं, इसलिए हम ले रहे हैं। डोमेन में लाई जरूर करने चाहिए। अब बाउंड्री पॉइंट्स इसमें है ही नहीं, देयर आर नो बाउंड्री पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगी है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है 3 को तो कंसिडर ही नहीं करना है, तो फिर सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट से ही वैल्यू निकालो, उसी से काम चलाओ। तो एक तो निकालो F1 और एक निकालो F2। अब F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 9 + 12 + 6 यानी कि 11। F2 की वैल्यू कितनी आई, 16 - 4 9 = 36 + 24 + 6 यानी कि 30 और 10 आ गया। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इस हिसाब से रेंज हमारी 10 से 11 हो जानी चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, देखो हमने अभी तक क्लोज ब्रैकेट का लिखा था सब। ये जो मैंने लिखवाया है कि ये जो रेंज होती है, ये मैंने लिखवाया कि ये FA निकालो, FB निकालो, FC1 FC2 C3 निकालो, वहां से रेंज निकाल लो। ये मैंने क्या कह के लिखवाया कि इसमें क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन करना है हमें, क्लोज इंटरवल AB में। तो ये सब मैंने मेथड क्लोज इंटरवल के लिए बताए थे, बट अब ये क्वेश्चन तो ओपन इंटरवल का आ गया, तो इसमें वो चीज वैलिड नहीं होगी। तो इसमें गड़बड़ क्या हो रही है वो देखो। इसमें ऐसे करो, जरा F2/3 निकाल के देखो। तो 2 × 8/27 - 9 × 4/9 + 12 × 2/3 + 6 यानी कि कितना हो गया, 16/27 - 4 + 8 + 6 यानी कि 8 और 6 कितना हो गया, 14, तो +10 हो गया। तो 10 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई है। अब F3 निकाल के देखो जरा, 54 - 81 + 36 + 6 यानी कि 54 और 36 कितना हो गया, 90। 90 - 81 9, 15 आ गया। अब इसका ध्यान से जरा ग्राफ बना के देखो। देखो ये तो x - 1 x - 2 है f डैश x, तो इसकी साइन स्कीम देखोगे अगर, तो कुछ ऐसे आएगी +- यानी कि फंक्शन करेगा पहले इंक्रीज। तो 2/3 पे कितनी वैल्यू आ रही थी भाई हमारी, 10 से थोड़ी ज्यादा। ये थोड़ी वैल्यू 10 से ज्यादा आ गई 2/3 पे। +10 समथिंग,
यहां से ग्राफ शुरू हुआ और यहाँ पे ओपन ये गोला लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट है 2/3 पे। अब ग्राफ ने क्या किया, इंक्रीज 1 तक, तो ये 11 तक गया, ग्राफ ने इंक्रीज किया 1 पे, वैल्यू हमारी 11 दी हुई है हमें, ये 11 आई थी 1 पे वैल्यू। फिर उसके बाद 1 से 2 में ग्राफ क्या किया करेगा, डिक्रीज 1 से 2 में, फिर डिक्रीज किया ग्राफ ने, तो डिक्रीज करके ये यहां तक आ गया, ऐसे किया। फिर 2 से 3 में क्या किया ग्राफ ने, इंक्रीज, तो इंक्रीज करके ये कुछ यहां तक चला गया, कहां तक गया, 15 तक गया, और यहां गोला लग गया, ये 15 वैल्यू आई थी 3 पे। अब तुम ये देख सकते हो कि ये वैल्यू कम थी, बिल्कुल सही है, कम वैल्यू थी 10 और 11 में से कम वैल्यू क्या थी, 10, तो ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू ज्यादा थी 11, मैक्सिमम थी, बट इससे बड़ी वैल्यू तो यहां पर आ गई, देखो ये 11 वैल्यू थी, इसके ऊपर ये सब ज्यादा वैल्यू हो गई, तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअल में कितनी होगी, 15 से थोड़ी सी कम, 14 पॉइंट, क्योंकि ये 15 तो वैल्यू ले नहीं सकता है, तो 14.9999 ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, 14.9999 जो कि डिफाइंड ही नहीं होती है, यानी कि इसकी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मैक्सिमाइज नॉट डिफाइंड, मिनिमाइज 10। तो इसकी रेंज क्या हो गई, हमारी रेंज हो जाएगी 10 से लेकर और 15 तक। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जब ओपन इंटरवल आ जाए तो हमें 2/3 और 3 पर भी थोड़ा चेक करना है, ठीक है। जैसे ये दोनों वैल्यूज जो हमारी थी ना, अब 10 मिनिमम नहीं कहला पाया, 10 मिनिमम कहला पाया क्योंकि ये दोनों वैल्यू से छोटा था, दोनों से छोटा, इसलिए मिनिमम हो गया डिफाइंड। बट 11 हमारा मैक्सिमम नहीं कहला पाया, द रीजन बीइंग 11 सबसे बड़ी वैल्यू नहीं थी, उससे बड़ी 15 आ गई, और वो खुद डिफाइंड नहीं थी क्योंकि 3 पे ओपन था। तो ये हमें क्रॉस चेक एक बार ओपन इंटरवल में करना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मैं कोई फंक्शन दिया है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें। डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। अब इसमें क्या है, डोमेन तो इसका -∞ से इन्फिनिटी है, तो एक तो -∞ और इन्फिनिटी पे वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक। और इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, इसमें x 0 से 1 डोमेन हमें दिया हुआ है, ये मिसिंग है, तो डोमेन को हम लिख लेते हैं 0 से 1। अब डोमेन 0 से 1 है तो बाउंड्री पॉइंट तो है हमारे पास 0 1। अब चाहिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स रेंज निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' निकालना पड़ेगा, वो बड़ा भारी काम हो रहा है। ये इसकी डिफरेंशिएशन x एज इट इज प्लस ये एज इट इज, फिर ये -2x, तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया सॉल्व करना, देखो उलझ गया ये मामला। अब ये मैं करूं तो 2x² + 1 नहीं हो पाएगा ये, है ना। इसको मैं 0 भी पुट कर दूं अगर, तो ये e⁻x² से मल्टीप्लाई किया जाए अगर, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे हम, कैसे सॉल्व करें, सोचो, ऐसा कुछ आ गया। अब यहां से कैसे पॉइंट्स निकालें, अब e⁻x² का ग्राफ बनाएं एक तो हम, फिर इसका ग्राफ बनाएं, जाने कैसे बनेगा, फिर कट करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी एक। अब ट्रिक क्या लगाएंगे, देखो एक फंक्शन मानो अपनी तरफ से, ये x को तो हटा दो क्योंकि x बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसका g' बहुत इजी सा आ जाएगा, e⁻x² और इसकी डिफरेंशिएशन 2x प्लस e⁻−x² इसकी डिफरेंशिएशन -2x, तो e⁻x² कॉमन, सॉरी ये कॉमन क्या कहते हैं, 2x कॉमन, e⁻x² माइनस e⁻−x², तो e⁻x² कॉमन -x² कॉमन, तो e⁻2x² - 1। अब ये तुम देख सकते हो कि x तुम्हारा अगर 0 से 1 है तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही आएगी हमेशा, क्योंकि x तुम्हारा अगर 0 से 1 है तो e⁻x² की वैल्यू e⁻0 से e⁻1 यानी कि 1 से ही, तो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव ही हो गई।
2x² तो बल्कि 0 से 2 हो गया, और e⁻2x² तो बल्कि हम कह सकते हैं कि 0 से e² ही हो गया, रादर 1 से e² ही हो गया। तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही आ गई, 1 से बड़ी है, और ये क्वांटिटी वैसे ही पॉजिटिव होती है। तो बचा क्या, सिर्फ x बचा, और x भी पॉजिटिव है क्योंकि 0 से 1 है। तो यह पूरे का पूरा फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ जो है ना, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 2 आ रही है, और हमेशा इंक्रीज ही करेगा ये ग्राफ। और 1 पर वैल्यू क्या आ रही है, e+1/e। इसमें 1 डाल के देखो x को, e+1/e। ये ऐसा कुछ ग्राफ बन गया 0 से 1 के बीच में। अब ये ग्राफ हमारा है gx का। अब एक बात ध्यान से देखना, हमें तो रेंज निकालनी थी, रेंज से मतलब है अब f का ग्राफ। देखो जो fx हमारा है ना, वो ये है, और तुम्हें ये पता है कि ये वैल्यू 0 से 1 है, यानी ये चीज 1 से छोटी है, तो ये चीज हमेशा इससे छोटी आएगी। समझे कि नहीं? x की वैल्यू क्या है हमारी, 0 से 1 के बीच में है, x हमारा 1 से हमेशा छोटा है, तो यानी कि x e⁻x² हमेशा e⁻x² से छोटा होगा, यानी x e⁻x² प्लस e⁻x² हमेशा e⁻x² प्लस e⁻x² से छोटा होगा, यानी कि fx हमेशा हमारा gx से छोटा होगा, यानी f का ग्राफ हमेशा g के नीचे बनेगा। अब f की वैल्यू देखो जरा 0 पे कितनी आई, ये f था हमारा, इसकी वैल्यू 0 डालने से, इसकी वैल्यू 0 डालने से क्या आई, 1 आ गई। ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ। उसके बाद 1 डालने से क्या वैल्यू आई इसकी, e+1/e, सेम वैल्यू, और ग्राफ हमेशा इससे नीचे रहेगा। तो ये जैसे भी घूमेगा, अब ऐसे घूमे कैसे भी करे, पर रहेगा इसके नीचे ही, यानी कि इसके ऊपर तो जा नहीं पाएगा। तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, e+1/e। तो रेंज क्या हो गई, 1 से लेकर e+1/e हो गई। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, यानी कि कर्वेचर भी इसे बोलते हैं। कर्वेचर का ऐसा है देखो कि ये ग्राफ है, जैसे ये होता है कनकेव अपवर्ड ग्राफ। कनकेव अपवर्ड ग्राफ क्या होता है, वो होता है कि अगर कोई टेंजेंट मैंने बनाया तो पूरे का पूरा ग्राफ टेंजेंट के ऊपर ही रहेगा, या ऐसा भी हो सकता है, ये देखो मैंने टेंजेंट बनाया और ग्राफ हमेशा टेंजेंट के ऊपर ही है, तो ये क्या कहलाता है, कनकेव अपवर्ड, या सिंपली कनकेव भी कह सकते हैं इसको हम। टेंजेंट ऑलवेज रिमेन्स, कर्व ऑलवेज रिमेन्स, इफ कर्व ऑलवेज रिमेन्स above the tangent drawn at any point, कहीं भी बनाओ, है ना, कहीं भी बनाओ टेंजेंट, तो ये कर्व कहलाता है कनकेव या फिर कनकेव अपवर्ड, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और इस केस में f'(x) जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव आता है ना, क्योंकि इस ग्राफ की बात करोगे ना अगर, तो देखो यहां पर स्लोप, ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, स्लोप 0, अब ये स्लोप बढ़ता गया, देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, स्लोप इन्फिनिटी हो गया, देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है। अब f'(x) अगर बढ़ रहा है ना, स्लोप अगर बढ़ रहा है, f'(x) इज इंक्रीजिंग, तो यानी f' की डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होनी चाहिए, तो f" पॉजिटिव हो गया ना फिर। और इसमें भी देखो ये यहाँ पर स्लोप कितना है, ये नीचे को जा रहा है, तो स्लोप कितना है, -∞। अब -∞ से ये स्लोप धीरे धीरे यहां तक पहुंच गया 0 तक, तो स्लोप -∞ से 0 गया, यानी कि बढ़ रहा है स्लोप, समझे, ये स्लोप -∞, फिर ये देखो ये बड़ा 0 हो गया, तो -∞ से 0 स्लोप हुआ, यानी कि स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर कर्व बिलो द टेंजेंट रहे हमेशा, तो वो कहलाता है कन्वेक्स, या फिर उसे कनकेव डाउनवर्ड्स भी कह सकते हैं। और इस केस में f'(x) हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, जैसे ये हो गया,
अब देखो ये मैंने टेंजेंट बनाया और कर्व हमेशा उसके नीचे ही नीचे है, तो ये कनकेव डाउनवर्ड हो गया, या फिर कन्वेक्स भी कह सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई मतलब नहीं है। देखो ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, दोनों ही कनकेव हैं। ऐसे यहाँ पर देखो ये डिक्रीजिंग हो गया और ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, पर दोनों ही ये कन्वेक्स हैं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गई बात। देन आता है हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, पॉइंट वेयर कर्वेचर ऑफ द कर्व चेंजेस, कर्वेचर चेंज करे, यानी कि एफ डबल डैश, जैसे कोई ए पॉइंट है, अब ए से पहले और बाद में, यानी ए से पहले तो ये नेगेटिव हो जाए और ए के बाद ये पॉजिटिव हो जाए, तो यानी कि इसका कर्वेचर चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? देखो, पहले तो ये कनकेव कन्वेक्स था, अब ये कनकेव हो गया, तो चेंज हो गया। तो ये ए पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी प्रकार से प्लस से माइनस हो जाए, पहले ये कनकेव था, फिर ये कन्वेक्स हो गया, यानी कि ए से पहले हमारा एफ डबल डैश प्लस था, फिर ए के बाद एफ डबल डैश हमारा माइनस हो गया, तो ये कन्वेक्स कनकेव से कन्वेक्स हो गया, तब भी ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ऑफ दिस। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे एफ डबल डैश का साइन चेंज हो। सो 12x³ माइनस 12x²। एफ डबल डैश क्या हो गया हमारा? इसको एक बार इसके वो भी बना लें, फैक्टर्स, इसकी साइन स्कीम भी बना लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। एफ डबल डैश एक्स 36 x² माइनस 24x, 12x कॉमन, 3x माइनस 2, 0 3/2 प्लस माइनस प्लस। अब ये तुम देख सकते हो एफ डबल डैश का साइन चेंज हुआ, यहाँ पे था ये कनकेव, एफ डबल डैश प्लस है, फिर कन्वेक्स हुआ, फिर कनकेव हुआ। देखो, एफ डैश की साइन स्कीम ये है, डबल डैश की ये है, इस बात का फर्क समझो। एफ डैश की साइन स्कीम से क्या पता लगता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यहां से ये पता लग रहा है कि यहां पर डिक्रीजिंग है, यहां पर डिक्रीजिंग है, यहां पर इंक्रीजिंग है। एफ डैश की साइन स्कीम से तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता लगता है, और एफ डबल डैश की साइन स्कीम से कनकेव कन्वेक्स का पता लगता है। तो यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा कौन सा हुआ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे कनकेविटी कर्वेचर चेंज होता है, तो वो चेंज हो रहा है 0 पर और 2/3 पर, 0 और 2/3 पर ये चेंज हो रहा है। अब देखो, इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं, किस प्रकार का बनेगा? देखो, 0 से पहले कर्व क्या कर रहा है? डिक्रीज। ये 0 पे आया, ये ऐसे डिक्रीज करके 1 तक पूरा डिक्रीज कर रहा है। देखो, ठीक है, 0 1 तक पूरा डिक्रीज, 1 के बाद पूरा इंक्रीज। तो ऐसा ग्राफ हम जनरली बना देते हैं ऐसे कि पहले डिक्रीज हुआ, बाद में इंक्रीज हुआ। पर ये ग्राफ शेप के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये हमेशा कनकेव अपवर्ड ही नजर आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊं, देखो यहाँ टेंजेंट बनाऊं, ग्राफ हमेशा ऊपर है, यानी कि कैसा नजर आ रहा है? कनकेव अपवर्ड, जबकि ये कनकेव अपवर्ड तो था नहीं हमेशा। तो अब कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ को कैसे बना सकते हैं? देखो, 0 तक ये कनकेव है, तो ठीक है, कनकेव बनाएंगे, ये कनकेव हो गया और डिक्रीज भी कर रहा है। अब ये 0 से 2/3 में कन्वेक्स होगा, तो ये ग्राफ की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, ये ऐसे। देखो, यहां पर टेंजेंट बनाओ तो क्या है? ग्राफ ऊपर है, ग्राफ ऊपर है यानी कि कनकेव, तो ठीक है, कनकेव हो गया। 0 से 2/3 में कन्वेक्स यानी ग्राफ नीचे चला जाना चाहिए। तो देखो, यहां टेंजेंट बनाओ
तो देखो ये ग्राफ नीचे की तरफ चला गया, यानी कैसा हो गया ये कन्वेक्स। 2/3 के बाद फिर से क्या हो जाना चाहिए कनकेव। तो 2/3 के बाद फिर से ये ग्राफ कनकेव ही है, क्योंकि देखो ये बनाओ टेंजेंट, ये देखो ग्राफ ऊपर चला गया, यानी क्या हो गया कनकेव। और 1 के बाद ये क्या करेगा अपना, 1 के बाद इंक्रीज करेगा। तो ये इस प्रकार से 1 के बाद कर्व क्या कर जाएगा इंक्रीज। तो ये इसकी सही शेप होगी ग्राफ की, ठीक है। तो ये हम शेप अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर कोई भी ग्राफ होता है अगर कनकेव अपवर्ड या कनकेव, तो उसमें fx1 प्लस fx2/2 हमेशा f(x1 प्लस x2/2 होता है, ठीक है। इसको हम ग्राफ से समझेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे। ये e⁻x में यही चीज लगा के दिखाई गई है, ठीक है। तो पहले इसको हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इस रिजल्ट को लिखेंगे। e⁻x के ग्राफ की बात की जाए, ये e⁻x का ग्राफ है। इसकी शेप मैंने ऐसी बनाई है कनकेव अपवर्ड। क्यों बनाई है, क्योंकि देखो इसकी जो डिफरेंशिएशन मैं करूंगा, डबल डिफरेंशिएशन, वो भी e⁻x ही आएगी, यानी कि जो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो यानी कि ग्राफ कनकेव है, कनकेव अपवर्ड है या कनकेव है। कनकेव अपवर्ड का मतलब ग्राफ ऊपर ही रहेगा। तो देखो ये मैंने टेंजेंट बनाया तो ग्राफ ऊपर ही की तरफ ही जा रहा है, ठीक। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे प्रूव। ये मैंने x1 x2 2 पॉइंट लिए, ये आ गया e⁻x1 और ये आ गया e⁻x2, ठीक। तो ये हो गया P पॉइंट, ये Q पॉइंट, इसको हमने लाइन को मिला दिया। अब इसकी खासियत ये है, लाइन को मिलाएंगे ना तो कर्व नीचे की तरफ दिखेगा तुम्हें, लाइन ऊपर दिखेगी, कर्व नीचे दिखेगा। ये कर्व मतलब इसमें मैं कोई भी पॉइंट लू ना, ये तो ये कर्व पे पॉइंट लूंगा तो नीचे दिखेगा, जबकि ये ऊपर दिखेगा, समझे। कर्व नीचे दिखेगा C, और लाइन जो है M की जगह मैं L लिख देता हूं, लाइन ऊपर नजर आएगी। ये कनकेव अपवर्ड कर्व की खासियत है। अब डाउनवर्ड में उल्टा होता है, ये डाउनवर्ड कर्व है, इसमें मैंने कोई PQ पॉइंट लिए तो इसकी लाइन तो दिखेगी नीचे, जबकि कर्व C दिखेगा ऊपर, ठीक है कि नहीं। तो ये कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड की अलग अलग खासियत होती है। तो इसमें देखो, अब पहले तो P पॉइंट क्या हो गया x1, e⁻x1, Q पॉइंट क्या हो गया x2, e⁻x2। अब L जो है ना, ये मैं x1 प्लस x2/2 ले लेता हूं मान लो, तो उससे फिर L पॉइंट हमारा क्या हो गया, देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन है PQ, तो इसमें L मिड पॉइंट हो जाएगा बेसिकली। तो L पॉइंट हमारा क्या हो गया, अगर मैं PQ के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊं तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले के हिसाब से x1 प्लस x2/2 e⁻x1 प्लस e⁻x2/2, ये हमारा L पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2। तो ये यहां पर मैंने x1 प्लस x2/2 बना दिया x कोऑर्डिनेट में। अब देखो C पॉइंट कौन है, अब C पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो C पॉइंट तो ग्राफ के ऊपर है, देखो इसका x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा x1 प्लस x2/2। क्यों रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है पूरी, वर्टिकल लाइन जो होती है उसमें x कोऑर्डिनेट तो पूरा सेम ही रहता है, कोई भी पॉइंट लो, C लो चाहे L लो, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो यही हो गया। बट इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियसली ये पॉइंट e⁻x ग्राफ पे लाई करता है, ये y को e⁻x ग्राफ पे लाई करता है ये पॉइंट। तो इसका y कोऑर्डिनेट e⁻x1 प्लस x2/2 होगा। क्लियर हो गई बात। अब तुम ये देख सकते हो L की हाइट और C की हाइट में से कौन सी हाइट बड़ी है, हाइट L की ज्यादा है C की हाइट से, और हाइट होता है एक्चुअल में y कोऑर्डिनेट। तो L का y कोऑर्डिनेट बड़ा है C के y कोऑर्डिनेट से,
और L का y कोऑर्डिनेट क्या है, e⁻x1 प्लस e⁻x2/2, और C का y कोऑर्डिनेट क्या है, e⁻x1 प्लस x2/2। तो ये देखो ये चीज प्रूव हो गई हमारी, यही प्रूव करना था हमें। देखो e⁻x1 प्लस e⁻x2/2 दिस, ठीक है। अब इक्वल टू साइन और लगाए इसमें। अब इक्वल टू कब होगा, इक्वल टू तो ऑब्वियसली अगर मैं x1 बराबर x2 ले लूं तो ये इक्वल टू भी आ जाएगा, क्योंकि x1 बराबर x2 लेने से ये वैल्यू क्या बन गई, e⁻x ही बन गई, e⁻x1 है ना। और ये वैल्यू मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, x1 x2 को बराबर लेने से दोनों e⁻x1 बन जाएंगे, तब इक्वल टू भी आ सकता है। तो यानी कि ये साइन इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां से हमें क्या रूल नजर आया, रूल हमें यहां से क्या दिखा, तो ये रिजल्ट देखते हैं क्या था हमारा रिजल्ट। ये हमने भी प्रूव किया है। तो यहां से हम एक नोट लिखेंगे। अब नोट ये है कि अगर फंक्शन कोई भी है, अगर वो कनकेव है, ठीक है, कनकेव है, तो f(x1) प्लस f(x2) बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू f(x1) प्लस x2/2 होगा, जो हमें ऊपर साफ नजर आ रहा है। ये देखो e⁻x1, ये e⁻x2 और ये e दिस, ये हमारा रिजल्ट है। और इसमें इक्वल टू कब आएगा, इक्वल टू तब आएगा जब x1 x2 बराबर हो जाएंगे, वरना इक्वल टू नहीं आएगा। और इसी तरह से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा fx1 प्लस म्यू fx2, मतलब लैम्डा इज टू 1 में, जैसे यहां पर मैंने पॉइंट लिया था ना x1 प्लस x2/2, ये मैंने 1:1 रेशियो में लिया था। इसके बजाय मैं लैम्डा इज टू 1 रेशियो में भी ले सकता हूं ये पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, लैम्डा x2 प्लस x1/2 हो जाएगा। तो ये तब भी ये सही रहेगा, यानी कि लैम्डा और 1 के रेशियो में अगर मैं पॉइंट ले लूं, ये x1 है, ये x2 है, और मैंने ये रेशियो ले लिया लैम्डा इज टू 1:1 की बजाय, तब ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो रिजल्ट चेंज होकर क्या हो जाएगा, f(x1) और f(x2) था पहले हमारे पास, और यहां पर भी हमारे पास x1 और x2 था। अब देखो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, लैम्डा x2 प्लस 1x1 बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से लैम्डा यहां 1 और यहां लैम्डा प्लस 1, तो ये रिजल्ट लैम्डा इज टू 1 रेशियो के लिए भी वैलिड है। और ये रिजल्ट 3 के लिए भी वैलिड है। मान लो f(x1) और f(x2) और f(x3) भी लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू f(x1) प्लस x2 प्लस x3/3। ये रिजल्ट 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। और इसमें इक्वल टू तक कब आएगा, जब ये सारे नंबर बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये रिजल्ट्स तुम्हें याद करने हैं। और कनकेव डाउनवर्ड में क्या होगा, इसमें साइन उल्टा हो जाएगा और क्या है, बस इफ f(x) इज कन्वेक्स या कनकेव डाउनवर्ड देन, तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, जैसे कि ये हमने लिखा है। तो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, एटसेट्रा। इसी तरह से बाकी रिजल्ट्स होंगे। सो दिस वाज ऑल विद द टॉपिक ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एंड कर्वेचर ऑफ ए कर्व। I hope this video will help you in strengthening your concepts of applications of derivatives. So अभी और आगे टॉपिक हैं, आते रहेंगे, keep watching.